अलग एक स्थान जिसे क्लिंटर के नाम से जाना जाता है, वहाँ कई सिम्बियोट्स रहते हैं। इन सिम्बियोट्स के बीच नल बैठा है, जो इन सभी सिम्बियोट्स का देवता है। नल को कैद किया गया है क्योंकि उसके आसपास के सिम्बियोट्स ने उसके हाथ, पैर और शरीर को बांध दिया है। नल वह है जिसने कई साल पहले सिम्बियोट्स प्रजाति का निर्माण किया था। बहुत समय पहले नल अपने अंधकारमय साम्राज्य में था, लेकिन एक दिन अचानक रोशनी आई और उसके साम्राज्य को छीन लिया। बाद में उसने सिम्बियोट्स को बनाया, लेकिन उन्होंने उसे धोखा दिया और कैद कर लिया। नल कहता है कि इस कैद से बाहर निकलने के लिए उसे कोडेक्स की जरूरत है, क्योंकि कोडेक्स ही एकमात्र चीज है जो इस कैद को खोल सकती है और उसे आजाद कर सकती है। क्लिंटर पर सिम्बियोट्स के अलावा जेनोफेज नामक जीव भी हैं। जेनोफेज ऐसे जीव हैं जो सिम्बियोट्स को मारते और खाते हैं। जब सिम्बियोट्स ने नल के खिलाफ विद्रोह किया तो उन्होंने मिलकर उसे कैद कर लिया। हालांकि जेनोफेज प्रजाति अब नल के प्रति वफादार है। नल सभी जीनोफेज को आदेश देता है कि वे पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएं और हर ग्रह पर कोडेक्स को खोजें। जैसे ही कोई जीनोफेज कोडेक्स ढूंढे, उसे नल के पास वापस लाना होगा ताकि वह उसका इस्तेमाल करके खुद को आजाद कर सके। नल यह घोषणा करता है कि एक बार जब वह आजाद हो जाता है तो वह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा और अपने अंधेरे साम्राज्य को फिर से बनाएगा। इसलिए नल अपने चारों ओर कई पोर्टल खोलता है और जेनोफेज को ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों पर भेजता है ताकि कोडेक्स की खोज की जा सके। वहीं पृथ्वी पर एडी ब्रॉक उसी बार में बैठा है जहां उसे स्पाइडरमैन नो वे होम में आखिरी बार देखा गया था। एडी एमसीयू के हीरोज के बारे में और जानने की कोशिश कर रहा है और बारटेंडर से सुन रहा है कि इस यूनिवर्स में थेनोस नाम का एक विलेन आया था जिसने 5 साल के लिए आधी जनसंख्या का सफाया कर दिया था। हालांकि जैसे ही यह बातचीत चल रही होती है, हम देखते हैं कि एडी ब्रॉक अपने यूनिवर्स में लौटने लगता है। ये उसी समय होता है जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपना जादू करता है, जो एडी और वेनम को एक दूसरे यूनिवर्स में खींच लेता है। वापस लौटने के बाद एडी और वेनम को एहसास होता है कि वे अभी भी उसी बार में हैं जो एमसीयू में मेक्सिको में स्थित थी। जैसे ही एडी पहुंचता है, वेनम एडी के शरीर से कई हाथ बाहर निकालता है और उसे एक ड्रिंक तैयार करता है, लेकिन उसी समय बारटेंडर एडी के शरीर से निकल रहे इन अजीब हाथों को देख लेता है। इसी दौरान एडी एक टीवी की ओर ध्यान देता है। बार में न्यूज चल रही होती है जिसमें घोषणा की जाती है कि डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन मृत पाए गए हैं और पुलिस का शक है कि एडी ब्रॉक जिम्मेदार है। पुलिस एडी की तलाश कर रही है, लेकिन वह अभी गायब है। यह सुनकर एडी समझ जाता है कि सैन फ्रांसिस्को लौटना खतरनाक होगा, क्योंकि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है, जिससे वह अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाएगा। फिर वेनम एडी से पूछता है कि वह अब क्या करने वाला है। एडी जवाब देता है कि वह न्यूयॉर्क जाएगा, जहां उसे एक जज का पता है जिसके पास बहुत सारे अंधेरे राज हैं। एडी उसको ब्लैकमेल करने की योजना बनाता है ताकि वे इस स्थिति से बच सकें। इस फैसले के बाद एडी बारटेंडर को पैसे देता है और बार से बाहर निकलता है। हालांकि जब वह पैसे रखता है तो वेनम के शरीर का एक छोटा सा टुकड़ा काउंटर पर रह जाता है। जैसे ही एडी बाहर कदम रखता है, उसे कई कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए वह एक संदिग्ध जगह पर पहुंचता है जहां निर्दोष कुत्तों को पिंजरे में बंद किया गया था। वहां उन्हें एक समूह मिलता है जिन्होंने इन कुत्तों को पकड़ा है। एडी उन्हें चेतावनी देता है कि वे तुरंत जगह छोड़ दें और कहता है कि अगर वे कुत्तों को छोड़कर चुपचाप चले जाएं तो कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि उन आदमियों ने एडी की बात मानने से इनकार कर दिया और उस पर हमला कर दिया, अपनी बंदूकें चलाते हुए। एक पल में सिम्बियोट आगे बढ़ा और एडी पूरी तरह वेनम में बदल गया। वेनम एक विशाल और डरावना रूप धारण कर लेता है। वेनम पिंजरों को तोड़ देता है और फंसे हुए कुत्तों को आजाद कर देता है। इसके बाद वह उन 3 अपराधियों पर झपटता है, उन्हें आसानी से हरा देता है और बिना किसी झिझक के उनके सिर कुचल देता है। इसके बाद वह सुनिश्चित करता है कि कुत्ते सुरक्षित हैं और वहां से चला जाता है। एडी को यह पता नहीं होता कि पास की इमारत की छत से नल के प्राणियों में से एक जेनोफेज उसे देख रहा है। एडी उसकी उपस्थिति से अनजान रहता है और आगे बढ़ता रहता है। कहीं और एक रहस्यमय व्यक्ति सड़क के सीसीटीवी कैमरों के जरिए एडी पर नजर रख रहा होता है। हालांकि उसका चेहरा छिपा हुआ रहता है। वह टिप्पणी करता है कि एडी ब्रॉक फिर से सामने आ गया है और अब उसे पकड़ने का समय आ गया है। वह व्यक्ति जनरल स्ट्रिकलैंड से संपर्क करता है और एडी का पता लगाने का आदेश देता है। जनरल स्ट्रिकलैंड तुरंत उस बार की ओर जाता है जहां एडी को आखिरी बार देखा गया था। जब जनरल स्ट्रिकलैंड बारटेंडर से पूछताछ करता है तो बारटेंडर एडी के बारे में बताता है कि उसके शरीर से कई हाथ निकलते थे जो चीजों को खींचकर पकड़ सकते थे। दूसरी ओर डॉक्टर पेन, जो एक वैज्ञानिक हैं, एरिया 51 में हैं। यह एक गुप्त अमेरिकी सुविधा है जिसे एलियंस और बाहरी जीवन के अध्ययन के लिए जाना जाता है। डॉक्टर पेन वहां कई सिम्बियोट्स पर काम कर रही हैं जिन्हें पकड़कर वहां रखा गया है। उनके साथ जनरल स्ट्रिकलैंड भी काम कर रहे हैं। वह इन सिम्बियोट्स का अध्ययन कर रहे हैं ताकि यह समझ सकें कि वे पृथ्वी पर क्यों आए और उन्हें इस ग्रह से क्या चाहिए।
महिला वैज्ञानिक डॉक्टर पेन जनरल स्ट्रिकलैंड को समझाती हैं कि सिम्बियोट्स परजीवियों की तरह व्यवहार करते हैं और अन्य प्राणियों के साथ एक बंधन बना सकते हैं। हालांकि अब तक वह ऐसा कोई प्राणी नहीं ढूंढ पाई है जिसके साथ सिम्बियोट्स एक स्थिर रिश्ता स्थापित कर सकें। इसी बीच वैज्ञानिक को खबर मिलती है कि उन्होंने एक आदमी ढूंढ लिया है जिसके साथ पहले से ही एक सिम्बियोट्स का बंधन है। जनरल स्ट्रिकलैंड बार से मिले वेनम के सिम्बियोट्स टुकड़े को डॉक्टर पेन को सौंपते हैं और उसे विश्लेषण करने के लिए कहते हैं। इसके बाद डॉक्टर पेन जनरल स्ट्रिकलैंड को एक कमरे में ले जाती है जिसे पहले मृत समझा गया था। पैट्रिक मुलिगन को अब हिरासत में रखा गया है, हालांकि वह सहयोग करने या सिम्बियोट्स के बारे में कोई जानकारी देने से इनकार करता है। ऐसा लगता है कि उसकी चुप्पी का कारण यह है कि जिस सिम्बियोट्स से उसका बंधन था, उनकी बातचीत के दौरान यह पता चलता है कि जब उन्होंने पहली बार मुलिगन को पाया तो वह निर्जीव था, लेकिन उसे एक सिम्बायोट्स ने वापस ठीक कर दिया। अचानक मुलिगन उठता है और अपनी कैद की कोठरी की कांच की दीवार के पास आ जाता है, लेकिन जो आवाज सुनाई देती है वह उसकी खुद की नहीं होती बल्कि उसके सिम्बियोट्स की होती है। सिम्बियोट डॉक्टर पेन और जनरल स्ट्रिकलैंड को एक बड़े खतरे के बारे में चेतावनी देता है। नल वह देवता है जिसने सभी सिम्बियोट्स को बनाया। सिम्बियोट्स ये भी बताता है कि नल जेनोफेज का भी निर्माता है, जिनमें से एक ने हाल ही में एडी ब्रॉक पर हमला किया था। काफी समय पहले सिम्बियोट्स ने मिलकर नल को कैद कर दिया था, लेकिन अब वह कैद से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ऐसा करने के लिए नल को कोडेक्स की जरूरत है, जो वेनम के साथ बंधा हुआ है। नल को आजाद होने के लिए कोडेक्स चाहिए। इधर वेनम एडी को समझाता है कि एक सिम्बियोट्स के पास अपार शक्तियां होती हैं। सिम्बियोट होस्ट को पुनर्जीवित करने की शक्ति रखता है। यदि होस्ट मर जाता है तो सिम्बियोट्स उसे फिर से जीवन में ला सकता है। यह पुनर्जीवन सिम्बियोट्स और उसके होस्ट दोनों के भीतर एक अनोखी ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसे कोडेक्स कहा जाता है। यही वह ऊर्जा है जिसकी नल को अपनी जेल, जिसे क्लिंटर कहा जाता है, वहां से बाहर निकलने के लिए जरूरत है। एडी ने राहत की सांस ली और वेनम से कहा कि वह कभी नहीं मरा, इसलिए उनके पास कोडेक्स नहीं हो सकता। लेकिन वेनम उसे चौंका देता है, यह खुलासा करते हुए कि एडी एक बार मर चुका है। यह सुनते ही एडी को पहली वेनम फिल्म का फ्लैशबैक होता है, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे एडी ब्रॉक मरा और वेनम ने उसे पुनर्जीवित किया, जिससे उनके और सिम्बियोट्स के बीच कोडेक्स बना। फिर न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए वेनम एडी को एक हवाई जहाज से जोड़ देता है, लेकिन तेज हवा के दबाव के कारण उनके लिए टिके रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वेनम एडी पर पूरी तरह नियंत्रण कर लेता है और उसे पूरी तरह से वेनम में बदल देता है। लेकिन जैसे ही वेनम पूरी तरह से बदलता है, एक विशाल जेनोफेज उन पर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच एक बड़ी लड़ाई होती है। हालांकि यह लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि जेनोफेज प्लेन के इंजन से टकराकर मारा जाता है। वेनम एक पैराशूट का रूप धारण करता है और एडी को सुरक्षित जमीन पर उतारता है। एडी यह सोचकर भ्रमित हो जाता है कि वह प्राणी क्या था। वेनम आगे समझाता है कि जेनोफेज केवल तब कोडेक्स का पता लगा सकता है जब एडी पूरी तरह से वेनम में बदल जाता है। जब एडी वेनम बनता है तो उसकी गर्दन पर कोडेक्स चमकने लगता है, जिससे एक संकेत उत्पन्न होता है जो जेनोफेज को दूर से उनका पता लगाने की अनुमति देता है। वेनम एडी को चेतावनी देता है कि जब तक जेनोफेज उनका शिकार कर रहा है, वह उसे पूरी तरह से वेनम में बदल नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करने से प्राणी उनके पास आ सकता है, जिससे उनकी जान खतरे में पड़ सकती है और नल को आजादी मिल सकती है। आगे बढ़ते हुए एडी और वेनम को एक घोड़ा मिलता है और वेनम तय करता है कि वह घोड़े के साथ बंधन बनाएगा ताकि वे तेजी से भाग सकें। वेनम घोड़े में बदल जाता है और एडी को लेकर फ्लैश जैसी गति से भागता है। थकावट के कारण वेनम रुककर पानी पीने लगता है, लेकिन तभी जनरल स्ट्रिकलैंड की टीम उन पर हमला कर देती है। हमले के दौरान वेनम और एडी अलग हो जाते हैं और पानी में गिर जाते हैं। वेनम हमले से बचते हुए तैरकर एडी के पास पहुंचता है ताकि उसके साथ दोबारा बंधन बना सके। एडी भी हमलावरों से बचने में कामयाब हो जाता है। एडी को बचाने के लिए वेनम अस्थायी रूप से एक मेंढक और मछली के साथ बंधन बनाता है, लेकिन जब ये विकल्प खत्म हो जाते हैं तो वह एडी के साथ पूरी तरह से बंधन बना लेता है। जैसे ही वेनम और एडी का बंधन बनता है, जेनोफेज उनका पता लगा लेता है और उनकी ओर बढ़ने लगता है। तभी जेनोफेज से डरी हुई जनरल स्ट्रिकलैंड की टीम उस पर गोलीबारी शुरू कर देती है। वेनम इस मौके का फायदा उठाते हुए फिर से एडी के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसे बचाकर भागने में मदद करता है। दोनों मिलकर जनरल स्ट्रिकलैंड की टीम और जेनोफेज से बच निकलते हैं। एडी जंगल से होकर यात्रा करता है, जहां उसकी मुलाकात एक व्यक्ति मार्टिन से होती है, जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ यात्रा कर रहा है। मार्टिन एडी को खाना देता है और साझा करता है कि वह एरिया 51 की ओर जा रहा है, क्योंकि वह हमेशा से एलियंस को देखने का सपना देखता आया है। एडी को एहसास होता है कि मार्टिन एक दयालु और नेकदिल इंसान है। वह उससे मदद मांगता है और न्यूयॉर्क शहर तक लिफ्ट देने का अनुरोध करता है। मार्टिन खुशी खुशी सहमत हो जाता है और एडी को अपने परिवार के साथ ले जाता है। इसी बीच पैट्रिक मुलिगन डॉक्टर पेन और उनकी सहकर्मी डॉक्टर एस के सामने पूरी तरह से बदल जाता है। वह उन्हें बताता है कि अंधकार का राजा नल कोडेक्स की तलाश में है, जो केवल वेनम के पास है। तभी जनरल स्ट्रिकलैंड वहां पहुंचता है और नल को रोकने का तरीका पूछता है।
पैट्रिक बताता है कि अगर नल को कॉडेक्स मिल गया तो वह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा और अपने अंधकार से उस पर राज करेगा। नल इसे केवल तभी कर सकता है जब वह कॉडेक्स प्राप्त कर ले, और अगर कोई सिम्बियोट या उसका होस्ट मर जाता है तो वे दोनों कभी फिर से नहीं जुड़ सकते और कॉडेक्स भी नष्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ मार्टिन और उनका परिवार एडी को न्यूयॉर्क छोड़ते हैं ताकि वे अपने सफर को एरिया 51 की ओर जारी रख सकें। न्यूयॉर्क में सीसीटीवी कैमरों के जरिए जनरल स्ट्रिकलैंड एडी की लोकेशन का पता लगा लेता है। इस बीच एडी अपने कपड़े बदलकर छिपने की कोशिश करता है और सीधे एक कसिनो की ओर बढ़ता है। वेनम बताता है कि वह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखना पसंद करेगा। एडी उससे वादा करता है कि यह सारा मामला सुलझाने के बाद वे जरूर जाएंगे। कसिनो के अंदर वेनम एडी को अपनी सारी रकम जुआ खेलने में लगाने के लिए मजबूर करता है और दुर्भाग्यवश वे सब कुछ हार जाते हैं। तभी एडी मिसेस चेन को देखता है। वह उनकी तरफ दौड़ता है और मिसेस चेन एडी को देखकर बहुत खुश होती है। वह उसे अपने घर ले जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाती है। वे दोनों उनके उस कमरे में जाते हैं जो उन्होंने कसिनो में जुआ जीतकर हासिल किया था। वहां मिसेस चेन एडी से डांस करने का अनुरोध करती हैं। एडी मना कर देता है, लेकिन वेनम उत्साहित हो जाता है और खुद ही डांस करने लगता है। एडी को वेनम में बदल देता है, लेकिन जैसे ही ऐसा होता है जीनोफेज उनका पता लगा लेता है। जीनोफेज के वहां पहुंचने पर वेनम एडी के शरीर के अंदर वापस चला जाता है ताकि जीनोफेज उसे ट्रैक न कर सके। जीनोफेज चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जनरल स्ट्रिकलैंड और उनकी टीम वहां पहुंच जाती है क्योंकि उन्होंने भी एडी ब्रॉक को खोज लिया था। वहां पहुंचने के बाद वे एडी ब्रॉक को बेहोश कर देते हैं और एक डिवाइस का उपयोग करके वेनम को उसके शरीर से निकालकर एक कंटेनर में कैद कर लेते हैं। फिर वे एडी ब्रॉक और वेनम दोनों को सीधे एरिया 51 की प्रयोगशाला में ले जाते हैं। डॉक्टर सैडी, जो वेनम सिम्बियोट्स को देखने के लिए उत्सुक थी, कंटेनर के पास जाती है। जैसे ही एडी ब्रॉक होश में आता है, उसे पता चलता है कि वह एरिया 51 की लैब में है। वहीं उसे पैट्रिक मुलिगन मिलता है, जिसे वह मृत मान चुका था। पैट्रिक एडी से आग्रह करता है कि वह कॉडेक्स को बुरे हाथों से बचाए और इसे सुरक्षित रखे। तभी जनरल स्ट्रिकलैंड वहां आता है और एडी को मारकर कॉडेक्स को नष्ट करने की योजना बनाता है। डॉक्टर पेन और डॉक्टर सैडी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्ट्रिकलैंड के आदेश अधिक शक्तिशाली होते हैं। जैसे ही वह एडी को गोली मारने वाला होता है, वेनम डॉक्टर सैडी पर नियंत्रण कर लेता है और जनरल स्ट्रिकलैंड को दूर फेंक देता है। तभी हमें पता चलता है कि जब सैडी वेनम को देखने गई थी तो उन्होंने उसके साथ बंधन बना लिया था। इसके बाद वेनम सैडी के शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण ले लेता है। एडी की जान बचाने के लिए वेनम एक बार फिर पूरी तरह से एडी के शरीर पर नियंत्रण कर लेता है और वेनम में बदल जाता है। लेकिन जैसे ही यह होता है, जीनोफेज भी उनका पता लगा लेता है और लैब में प्रवेश कर जाता है। अंदर घुसते ही जीनोफेज पूरी लैब को नष्ट करना शुरू कर देता है और जनरल स्ट्रिकलैंड के आदमियों को एक एक करके मारने लगता है ताकि वेनम को भागने का मौका मिल सके। पैट्रिक खुद को आजाद कर लेता है और जीनोफेज पर हमला करता है। इस बीच वेनम वहां से भाग निकलता है, लेकिन जीनोफेज जल्दी ही पैट्रिक पर हावी हो जाता है और उसे मार देता है। जैसे ही जीनोफेज लैब में तबाही मचाता है, डॉक्टर सैडी सभी सिम्बियोट्स के कंटेनर खोल देती है ताकि वे वेनम की मदद कर सकें और जीनोफेज को हरा सकें। सभी सिम्बियोट्स अपने कंटेनरों से निकलकर आसपास के लोगों के साथ बंधन बना लेते हैं और जीनोफेज का सामना करने लगते हैं। हालांकि यह देखा जाता है कि जीनोफेज इन सभी सिम्बियोट्स से कहीं ज्यादा ताकतवर है और वह उनमें से कुछ को पकड़कर निगल जाता है। वेनम इस स्थिति का फायदा उठाता है और जल्दी से एडी के शरीर में वापस चला जाता है ताकि जीनोफेज उसे ट्रैक न कर सके। डॉक्टर पेन एक छोटे कंटेनर में एक सिम्बायोट को छिपाकर अपनी जेब में रख लेती है। अगले ही पल एडी ब्रॉक लैब से भाग निकलता है और खुद को एक खुले इलाके में पाता है, जहां वह मार्टिन और उसके परिवार को भी आते हुए देखकर एडी तुरंत उनके पास दौड़ता है और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाता है। इस बीच सभी सिम्बियोट्स जेनोफेज पर हावी होने लगते हैं, लेकिन तभी जेनोफेज जोर से चीखती है और अपने अन्य साथियों को बुलाती है। इसके परिणाम स्वरूप उसके चारों ओर कई पोर्टल्स खुलते हैं और उनमें से 4 या 5 और जेनोफेज प्रकट हो जाते हैं। यह देखकर एडी ब्रॉक फिर से वेनम बन जाता है और सभी सिम्बियोट्स के साथ जेनोफेज के खिलाफ लड़ने लगता है। हालांकि इतने सारे जेनोफेज होने के कारण वे सिम्बियोट्स पर हावी होने लगते हैं। इसके साथ ही एडी ब्रॉक और वेनम दोनों गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसके बाद वेनम एडी ब्रॉक को थोड़ी दूरी पर ले जाता है और उससे कहता है कि इन सभी जेनोफेज को हराने का केवल एक ही तरीका है, हमें एक साथ मिलकर सामना करना होगा। इसके बाद एडी ब्रॉक फिर से वेनम बन जाता है और सभी जेनोफेज के पास जाता है। उसे देखकर जेनोफेज उसे घेर लेते हैं। तब वेनम अपने कई टेंटिकल्स फैलाता है और सभी जेनोफेज के साथ बंधन बनाना शुरू कर देता है। उन्हें अपने अंदर शामिल करते हुए वेनम पास के एक इलाके में चला जाता है जहां बहुत शक्तिशाली एसिड हैं जो किसी भी चीज को नष्ट कर सकता है। वेनम की योजना है कि वह सभी जेनोफेज को इस एसिड से खत्म कर देगा। वेनम सभी जेनोफेज को एसिड के पास ले जाता है, लेकिन एसिड तक पहुंचने से ठीक पहले वह एडी ब्रॉक को अपने शरीर से बाहर खींच लेता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। इसके बाद वह जनरल स्ट्रिकलैंड को संकेत देता है
कि संदूषण प्रक्रिया शुरू की जाए। उसके बाद वेनम सभी जेनोफेज के साथ एसिड में चला जाता है। इस खतरनाक एसिड की वजह से सभी जेनोफेज धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। प्रक्रिया को तेज करने के लिए वेनम एडी पर एक सुरक्षित दरवाजा लगा देता है और एसिड के कंटेनरों को तोड़ देता है। जेनोफेज को खत्म करने की प्रक्रिया में वेनम भी मर जाता है। एडी ब्रॉक कई चोटों की वजह से बेहोश हो जाता है। जनरल स्ट्रिकलैंड एक बड़ा विस्फोट करने के लिए बम चलाता है। इधर डॉक्टर सैंडी को बचाया जा सके इसलिए डॉक्टर पेन कंटेनर तोड़ती हैं और सिम्बियोट्स के साथ बंधन बनाती हैं, जिससे डॉक्टर सैंडी की जान बच जाती है। बाद में एडी ब्रॉक की आंखें खुलती हैं और वह खुद को अस्पताल में पाता है। अमेरिकी सेना का एक वरिष्ठ अधिकारी एडी से मिलने आता है और उसे उन खतरनाक जीवों, जिन्हें जेनोफेज कहा जाता है, से सभी को बचाने के लिए धन्यवाद देता है, जिससे एक बड़ा संकट टल गया। एडी और उसके वेनम की बदौलत यह बड़ी तबाही टल गई। अधिकारी एडी को सभी आरोपों से मुक्त कर देता है और उसे बताता है कि अब वह अपनी जिंदगी आजादी से जी सकता है। एडी ब्रॉक अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगता है, लेकिन वह अपने वेनम को बहुत याद करता है। वह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखने जाता है क्योंकि वेनम हमेशा उसे देखना चाहता था। फिर हमें मूवी का लास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां नल गुस्से में कहता है कि वह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।